नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी में हम लोग चलेंगे यूजीसी नेट जून 2017। ठीक है, जून 2017 में आयोजित जो हमारा प्रश्न राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र था, आज उसको हम लोग यहाँ पे प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, देखिएगा, यह किसका कथन है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस हानिकारक है। यह कथन किसका है? वेबर महोदय का, मॉर्गनथाउ का, वोल्टेज का, किसिंजर का। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, बताइए किसका है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों है वेबर महोदय का। वेबर महोदय ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? ठीक है, वस्तु एवं सेवा का वितरण, भार और प्रसुद्धा, दंड और प्रतिशोध, एक व्यक्ति एक कार्य, एक वर्ग एक कर्तव्य। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों है डी ऑप्शन ए, चौथा है, एक व्यक्ति एक कार्य, एक वर्ग एक कर्तव्य। ये प्लेटो के अनुसार न्याय है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। उस कथन में आपको देखना है कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा कि ए को देखते हैं। ओकशाट का कहना है, ठीक है, कहना है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है। वहीं आर क्या कह रहा है इसके विपरीतक? कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकते। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों असत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर असत्य है। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है दोस्तों है पहला वाला देखेंगे। ठीक है, कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी। ठीक है, हीगल की द्वंद्वात्मक विधि क्या थी? तो ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि राजनीति के विज्ञान का निर्माण करना, ज्ञान की दार्शनिक विधि को स्वीकार करना, इस बात पर बल देना कि प्राकृतिक विज्ञान की विधियाँ तथा सामाजिक विज्ञान की विधियाँ एक समान हैं, प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। तो बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है। आप इसको हल करिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे अब तक के हुए प्रश्न पत्र हैं। अब इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। ये हीगल के द्वंद्वात्मक विधि थी। तो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्सवाद के बीच अंतर बताया? अल्थुसर ने, लेनिन ने, मिलवैंड ने, लुक्समबर्ग ने। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है वो अल्थुसर ने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई है। प्राधान्य क्रांति, निष्क्रिय क्रांति, बुर्जुआ क्रांति, लघु बुर्जुआ क्रांति। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है दोस्तों निष्क्रिय क्रांति, उसकी विशेषता बताई ग्रामसी ने फांसीवाद की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ भी दोस्तों वही कथन दिया गया है। कथन को देखना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है और इसको मिलान करना है, स्पष्टीकरण करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन अभिकथन क्या कह रहा है कि गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरा कथन क्या कह रहा है, तर्क क्या कह रहा है इसके, उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को देखेंगे, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है,
ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और चौथा क्या कह रहा है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसमें से जो सही उत्तर है दोस्तों बताइए क्या है। तो दोस्तों 7 का जो पहला उत्तर है वो है आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो अगले क्वेश्चन कर चलते, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे। कह रहा कि राय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास का मार्क्सवादी सिद्धांत, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, औपनिवेशिक प्रश्न। तो बताइए इसका जो सही उत्तर दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो दोस्तों है आंसर है वो है औपनिवेशिक प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। ठीक है, कह रहा कि विमर्शीय लोकतंत्र है एक सिद्धांत जो विशेष रूप से मानवाधिकारों का हिमायती है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि एक सिद्धांत जो पर्यावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करता है। तीसरा क्या कह रहा है, एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को प्रवर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा क्या कह रहा है, एक सिद्धांत जो लोकतांत्रिक साधनों की सहायता से समाजवाद लाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए दोस्तों, इसमें कौन सही है। तो जो विमर्शीय लोकतंत्र का अर्थ है वो दोस्तों है, क्वेश्चन आंसर आपका है तीसरा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे। व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था। तो ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि यह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, इसमें अत्यधिक सैद्धांतिक हठधर्मिता थी। तीसरा देखिएगा, यह किसी स्थान विशेष तक सीमित था। और चौथा ऑप्शन देखिएगा, यह शीत युद्ध के पूर्वाग्रह से ग्रसित था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए दोस्तों क्या है, व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था। दोस्तों जो सही उत्तर दोस्तों है क्योंकि यह, ठीक है, क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है आपका। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 क्या कह रहा है कि फिर से दोस्तों कथन दिया गया है ए और आ का, देखना इसमें से कौन सा आपका कथन उचित है, कौन सा अनुचित है। अभिकथन और तर्क के अंतर्गत ये प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, क्या कह रहा है कि वेबर के अनुसार, ठीक है, अभिकथन क्या कह रहा है देखेंगे। वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृत के बृहत्तर ढांचे में समझा जा सकता है और उन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर किया। वहीं आर क्या कह रहा है, तर्क क्या दे रहा है, क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः अतर्कसंगत था। तो इसमें से आपको बताना है आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों है आपका, क्वेश्चन नंबर का 11 का आंसर है वो है 1 पहला है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये अधिकतर ये आंसर होता है। ज़्यादा समय न लेते हुए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी कथन दिए गए हैं। तो क्या कह रहा है कि देखेंगे, अभिकथन के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है। वहीं तर्क क्या दे रहा है कि क्योंकि उस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इसमें भी वही आंसर है दोस्तों, पहला है। ठीक है, ए और दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको समझा कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ जाइए कि क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है। ये कथन दोनों क्या है, सही हैं। ठीक है, आर ए का स्पष्टीकरण है। पहले आर क्या करेंगे, हम आर को पढ़ेंगे क्योंकि उस क्रियाकलाप का, ठीक है, उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। क्योंकि संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है। यानी इस सेंटेंस को सही कर लिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि ईस्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है। 17वीं शताब्दी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए दोस्तों। ईस्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है। तो वो आंसर है आपका दोस्तों 19वीं सदी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, अरस्तु द्वारा संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था।
ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहा है ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखेंगे कौन शासन करता है और शासन में से कौन लाभान्वित होता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्लेटो के द रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर दोस्तों है पहला ऑप्शन कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, यानी कौन फायदेमंद होता है। ये अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण का क्या है आधार है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है। श्रीलंका में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर है वो दोस्तों इटली। ठीक है, इटली में अर्ध राष्ट्रपति शासन प्रणाली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है। रॉबर्ट मिशेल का, रॉबर्ट मैकेंजी का, टोनी बेन का, मैसे ओस्टागोस्की का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर दीजिए दोस्तों क्या है। तो जो सही उत्तर है दोस्तों है रॉबर्ट मैकेंजी का। ठीक है, रॉबर्ट मैकेंजी ने इस कथन को कहा था। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है सैनिक शासन, फांसीवाद, साम्यवाद, निरंकुशवाद। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों होता है क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है नौकरशाही शासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसा ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आश्चर्य सिद्धांत, संरचनात्मक प्रक्रियावादी सिद्धांत, आधुनिकीकरण सिद्धांत, उत्तर आधुनिकीकरण सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर दीजिए दोस्तों क्या है। किसका सिद्धांत का यह मत था कि जैसा समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्य एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है आधुनिकीकरण सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें जो सही है वो आपका आधुनिकीकरण सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट विकसित किया गया। ऑप्शन देखिएगा मिलिबैंड और सिविजी द्वारा, प्लेखो नो और लेनिन द्वारा, कामू और सात्र द्वारा, हेबरमास और ओफे द्वारा। तो इसका जो सही है आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों बताइए वैधता और के द्वारा वैधता कह रहा कि वैधता के बेवर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट विकसित किया गया। तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों चॉइस करिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर दोस्तों वह है हेबरमास और ओफे द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यह किसने कहा है कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाली किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। ठीक है, यह किसने कहा था कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। तो ऑप्शन देखिएगा हना आरेंट ने, ठेडा स्कोफाल ने, क्रेन विंटन ने, हुबर्ट जॉनसन ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए दोस्तों क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है क्रेन विंटन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड, नेहरू रिपोर्ट। तो इसको जो आप मिलान सम्मिलित रूप देखिए। पहले ऑप्शन में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में स्वराज पार्टी, ठीक है, 1923 के अंतर्गत
पूना पैक्ट 1932, ठीक है, 1933। फिर इस प्रकार आप सन को इसको सेट करना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्वराज्य पार्टी, पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड। तो इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो चॉइस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर है वो दोस्तों है दूसरा। सबसे पहले स्वराज्य पार्टी 1923, फिर नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड, फिर पूना पैक्ट, फिर गोलमेज सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल या समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सिख, द प्रिंसेस गिल्ड। तो किसको मान्यता प्रदान नहीं की गई थी? कि भारतीय संविधान को आपको पढ़ाया गया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन जाके उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो सही उत्तर दोस्तों है सिख। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से जो किसी दल समूह को कैबिनेट मिशन में मान्यता प्रदान नहीं की गई वो सिखों को नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आता है? आशय का अधिकार, दूसरा ऑप्शन देखिएगा अच्छी सड़कों का अधिकार, तीसरा देखिएगा खेती का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार। तो ऑप्शन के अंतर्गत ए और बी, ए, सी और डी ऑप्शन है, तीसरा है ए, बी और डी, और चौथा है ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आता है, क्या आता है? तो इसमें दो सही है, वो आपका ए भी सही है दोस्तों, बी भी सही है और सी भी, डी भी सही है। तो उपयुक्त सभी उत्तर क्या है? सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे चार उत्तर सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले भारतीय संविधान को आधारभूत ढांचे के मूल तत्व पर विचार करते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिएगा पहला है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज्य नारायण, फिर कह रहा है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, फिर तीसरा कह रहा है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, चौथा कह रहा है मिनरल मिल्स बनाम भारत संघ। जिसमें जो सही ऑप्शन चॉइस करना है दोस्तों केवल ए, बी, सी, ए, बी और डी। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए, बी, सी, डी। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है केवल सी, डी और बी, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है ए, बी, सी। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दीजिए दोस्तों क्या है? तो फिर जो सही उत्तर है दोस्तों ए, बी, सी, डी। तो ये जो सही उत्तर है दोस्तों उपयुक्त सभी है। ठीक है, ये क्रम से ही है, उपयुक्त सभी यहाँ पे उत्तर है। अगले क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए थे? 1997 में, 1981 में, 1989 में, 2010 में। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या है कि भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए थे? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों 1989 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रखा है? निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? एक सीट केवल धर्म के नाम पर। ठीक है, तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा गोवा, मिज़ोरम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या है? तो जो 26 का उत्तर है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम क्या है? एक सीट वहाँ धर्म के आधार पर विधानसभा में आरक्षित किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इसमें से चॉइस करना है कौन सा सही नहीं है। चल कार्यक्रम या रोलिंग प्लान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन देखेंगे 20 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस सरकार, फिर तीसरा देखेंगे कह रहा है कि संविधान की पुनरीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग एनडीए फर्स्ट सरकार, फिर कह रहा है चौथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यूपीए फर्स्ट सरकार। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 के अंतर्गत। तो इसमें जो सही नहीं है दोस्तों है कि आपका पहला नहीं सही है, चल कार्यक्रम या रेलिंग राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, और सभी यहाँ पे उत्तर सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो हमारा है
क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंधों के विषय में सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि केंद्र और राज्य संबंध के विषय में सरकारी आयोग में उल्लिखित किया गया है। तो उसमें से कौन सदस्य नहीं था। न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया, जी.वी. रामकृष्ण, बी. शिवरमन, ऑप्शन देखिएगा चौथा D.S. आर सेन। तो इसमें जो सही ऑप्शन नहीं, सही उत्तर नहीं है वो चॉइस करना है आपका। तो इसमें जो नहीं थे वो थे दोस्तों जी.वी. रामकृष्ण नहीं थे और सभी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि किस समय से भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया। ठीक है, यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय के अंतर्गत बनाया गया। कब बनाया गया था, किस समय से भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया। तो 1989 में, 1990 में, 1993 में, 2001 में। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर तो बनाया गया था दोस्तों 1993 में। ठीक है, 1993 के अंतर्गत चुनाव आयोग को 3 सदस्यों वाला निकाय बना दिया गया, संस्था एजेंसी बना दी गई। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उनके सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से उसका सही चयन कीजिए। तो पहला तेभागा, चंपारण, सिंदूर, बारडोली। तो इसका जो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों BACD, BDAC, CA, BD, DBCA। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपका है क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा वाला। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हुआ था आपका चंपारण 1917। ठीक है, 1917 के अंतर्गत हुआ था आंदोलन। उसके बाद आपका बरदौली हुआ था, फिर उसके बाद आपका तेभागा हुआ था, फिर सिंदूर हुआ था। तो आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति उपागम का पूर्ववर्ती है। परंपरागत उपागम, मानव संबंध उपागम, व्यवस्था उपागम या व्यवहारवादी उपागम। तो परिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है। तो इसमें से आपको बताना है उत्तर सही, 31 नंबर का आंसर। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आपका है 31 का सी, व्यवस्था उपागम। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सही उचित मिलान करना है। तो इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे दोस्तों दिया है, एक तरफ सिद्धांत दिया गया है, एक तरफ चिंतक दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा सिद्धांत किस चिंतक से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो आपका पहला है परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत जो सिद्धांत है दोस्तों आपका है परंपरागत हेनरी फ्योल से। फिर उसके बाद देखेंगे मानव संबंध सिद्धांत जो है दोस्तों वो आपका है एल्टन मेयो से। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत वो था हर्बर्ट साइमन से। और लोक वर्ण सिद्धांत जो बचा आपका B. ओक्सट्रुम से। तो ये इसका आपका आंसर है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है आपका दोस्तों क्वेश्चन आंसर है नंबर 4। ठीक है दोस्तों, नीचे देखिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, देखेंगे निम्नलिखित में से किसने किसी प्रशासक प्रबंधक की 6 विशेषताएं निर्दिष्ट की हैं। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव। यानी किसी प्रशंसक या प्रबंधक ने शारीरिक, मानसिक और नैतिक, ठीक है दोस्तों, नैतिक और सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव, ये 6 सिद्धांत, 6 विशेषताएँ बताई है। वो किसने बताया है, किसी, तो आपको उत्तर ऑप्शन देखिएगा 33 नंबर पे, फ्योल ने, गुलिक ने, उर्विक ने और फोलेट महोदय ने। तो ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है उसके अंतर्गत है। तो उसमें जो है आंसर है आपका फ्योल ने बताया है कि एक प्रबंधक और प्रशासक के 6 विशेषताएं बताई है। क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहायक एजेंसी का उदाहरण है। रक्षा विभाग, गृह विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO, प्रधानमंत्री ऑफिस यानी जिसको कहते हैं, और लोक निर्माण विभाग। तो क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर दीजिए सही दोस्तों, कौन सी सहायक एजेंसी का उदाहरण है। तो वो है लोक निर्माण विभाग। ठीक है, ये लोक निर्माण विभाग और सभी स्वतंत्र हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है दोस्तों,
नौकरशाही के निम्नलिखित में से कौन सा सरकार दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है? जाति नौकरशाही, संरक्षण नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, सत्ताधारी नौकरशाही। तो क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर दीजिए दोस्तों, वो है संरक्षण नौकरशाही। तो इसमें जो सही उत्तर दोस्तों है वो संरक्षण नौकरशाही आंसर। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम शामिल नहीं किया गया है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा है जो सूचना का अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI, रिसर्च ऑन एनालिसिस विंग यानी रॉ, ठीक है। तीसरा आपका है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, और चौथा है आपका प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO। तो इसमें से आप नीचे ऑप्शन में चॉइस करेंगे AB यानी AD और AB, ABC और CD। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आप चॉइस करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर है दोस्तों है तीसरा ABC, ठीक है। A भी नहीं शामिल किया गया है, B भी नहीं शामिल किया गया है और C भी नहीं शामिल किया गया है। ये तीनों क्या है सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत नहीं शामिल किए गए हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय को शामिल किया गया है कि आप RTI के तहत जानकारी ले सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से। आगे है क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37 का रहेगा निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने यह सिफारिश की थी कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो। वो देखेंगे LK झा समिति, सरकारी आयोग, छठा वेतन आयोग और तृतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो नहीं है वो आपका LK झा समिति, ठीक है। LK झा समिति क्या कहा था, किस आयोग समिति ने क्या कहा था? LK झा समिति ने कहा था कि वित्त वर्ष जो किया जाए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्तियाँ किया जाने वाले को तैयार किया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती किए जाने वाले को तैयार किया जाता है? अनौपचारिक प्रशिक्षण, औपचारिक प्रशिक्षण, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण या प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण। तो उसका जो सही उत्तर दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का, तो है वो है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। यह कहा गया यानी कोई भी प्रशिक्षण से पहले उनका प्रवेश परीक्षण होना चाहिए, उसके बाद ही अगला काम होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? ठीक है, तो देखेंगे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। दूसरा क्या कह रहा है, यह एक संवैधानिक निकाय है। तीसरा क्या कह रहा है, यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है। चौथा क्या कह रहा है, यह केंद्रीय अन्वेषण यानी CBI का कार्य का परीक्षण करता है। तो नीचे दिए गए कोड से आप चयन करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को। तो इसमें केवल AB, केवल BC, ABC, ABCD। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है सभी हैं ABCD, ये सभी चारों सही हैं यहाँ पे, ठीक है। चारों कथन सही है, यानी कह सकते हैं उपयुक्त सभी उत्तर सही हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। तो कुल यहाँ पे दोस्तों कुल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि हमारी आपकी मेहनत जायज़ हो जाए। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्क कहा गया है। तो अभिकथन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अधीन नहीं है। कह रहा कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत का अधीन नहीं है। वही आर क्या कह रहा है, तर्क क्या दे रहा है, इसका स्वरूप बाध्यकार भुगतान का है। तो आपको इसका उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्तों। तो इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर का सही स्पष्टीकरण है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा समुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत यानी गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है? गणित और कारण और तर्क और युक्तिमूलकता और गणित और तर्क। तो इसका जो सही उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का दोस्तों। तो जो समुच्चय में खेल और सिद्धांत की थ्योरी का निर्णय किया जाता है वो तर्क और युक्तिमूलकता में किया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 है।
42 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि MTCR के संबंध में निम्नलिखित में से क्या विचार सही, देखेंगे कथन कौन सा है। तो चीन MTCR का सदस्य नहीं है। तो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि MTCR का फुल फॉर्म बताना है। तो दूसरा क्या कह रहा है कि भारत MTCR का सदस्य है। तीसरा क्या कह रहा है, इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली का सीमित करना है। चौथा क्या कह रहा है, पाकिस्तान MTCR का सदस्य है। तो इसमें से जो सही आंसर चॉइस करना है क्वेश्चन नंबर 42 का, तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है आपका पहला। कह रहा है नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करेंगे। ए भी सही है दोस्तों, बी भी सही है और सी भी सही है। जो डी है वो गलत है, ठीक है। चीन MTCR का सदस्य नहीं है, ये भी सही है। भारत MTCR का सदस्य, ये सही है। इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है, ये भी सही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि देखेंगे निम्न में से कौन न्याय युद्ध का मानदंड नहीं है। तो ऑप्शन देखिएगा, संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिकृत होना, अनुपातिक होना, न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना, आघोषित होना। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो कौन सा न्याय युद्ध का मापदंड नहीं है, तो आघोषित होना ये नहीं है और सभी हैं, संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिकृत होना, अनुपातिक होना और न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना, ठीक है। यानी जो युद्ध होता है उसका क्या कौन सा मापदंड नहीं है, ठीक है। अगला है देखेंगे, करा कि क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति था जिसके समयकाल को क्या कहा जाता है, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का दौर। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर दीजिए दोस्तों। तो है दूसरा वाला उत्तर आपका सही है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि एक ध्रुवी स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने शक्ति संतुलन के रूप में किया है, जो, ठीक है, जो हिमायती है, किसका हिमायती है, सुरक्षा का, सहयोग का, शांति का, स्वतंत्रता का। तो क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर क्या है दोस्तों, जो सही उत्तर है दोस्तों स्वतंत्रता का। तो एक ध्रुवी स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज बुश ने जूनियर ने शक्ति संतुलन के रूप में किया था, वो किया था स्वतंत्रता के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। मिलान करना है, सूची दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेखक दिए गए और ग्रंथ दिए गए। अगर आप लेखक और ग्रंथ से संबंधित उत्तरों को जानना चाहते हैं तो आप बैक साइड में जो आइकॉन बटन पर क्लिक करिए और जो पीछे भी का वीडियो से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है लेखक और ग्रंथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे एंड्रयू लिंकलेटर। तो एंड्रयू लिंकलेटर की ग्रंथ का क्या नाम है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारा एफ क्लार्क का जो ग्रंथ है वो है तो एफ क्लार्क का जो है दोस्तों वो आपका है हेजमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज़, ठीक है। फिर केनेथ ओए का जो है आपका केनेथ ओए का, ठीक है दोस्तों, वो आपका है कॉपरेशन एंड अनार्की। और फिर इसके बाद आपका जो बचा है आपका जे टिकनर का, वो है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये जो आपका सही उत्तर दोस्तों आपका है तीसरा वाला, ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। अभिकथन को देखते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। दूसरा क्या कह रहा है, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तो भारत बन भी गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन का उत्तर सही दीजिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 47 का। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका जो सही उत्तर दोस्तों है आपका ये दूसरा, क्योंकि बनना चाहता है, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, ऐसा नहीं है, ठीक।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। तो यहाँ आपको सिद्धांत दिए गए हैं, किससे संबंधित हैं वो बताना है आपको। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 जो है आपका, सबसे पहले है निक्सन सिद्धांत। तो निक्सन सिद्धांत पहला क्या है, या मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी और शांति का प्रयास करना, ठीक है। तो अगला है कैनेडी सिद्धांत। तो यहाँ पे जो बी का उत्तर है दोस्तों, कैनेडी सिद्धांत है लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल करना, ठीक है। फिर उसके बाद रीगन सिद्धांत जो है दोस्तों वो है आपका गुरिल्ला विरोधी आंदोलन का समर्थन करना। फिर आपका जो बचा क्लिंटन सिद्धांत वो नरसंहार को रोकने हेतु हस्तक्षेप करना। तो ये आपका है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों 48 का हुआ आपका चौथा, ठीक है दोस्तों। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए दोस्तों क्या करा कि निर्गुट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूलियस न्यूरे निर्गुट आंदोलन नैम के संस्थापक सदस्य थे। दूसरा ऑप्शन क्या करा है, भारत ने 7वीं नैम शिखर बैठक की मेजबानी की थी। तीसरा क्या करा कि सी 17वीं नैम शिखर बैठक वेंजुला में आयोजित किया गया था। और चौथा है नैम का मुख्यालय बेलग्रेड में है। तो इसमें से जो 49 का जो सही उत्तर दोस्तों बताना है आपको, ABC, ACD, BC और BD। तो जो सही उत्तर चॉइस करना है दोस्तों, सही उत्तर आपको देखना है। तो इसमें जो सही उत्तर दोस्तों है 49 का तीसरा, ठीक है। तो ये बी भी सही है आप दोस्तों, यहाँ पे सी भी सही है। भारत ने 7वीं नैम शिखर सम्मेलन बैठक की मेज़बानी की थी, ये बात सही है, ठीक है। 17वीं नैम शिखर बैठक वेंजुला में आयोजित की गई थी, ये भी सही है। और ये दोनों यहाँ पे गलत है दोस्तों, ठीक है। आगे है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो देखेंगे क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन R2P यानी संरक्षण का दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, पहला क्या कह रहा है कि यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्रवाई करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, यह राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार अपराधों से संरक्षण प्रदान करे। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। चौथा क्या कह रहा है दोस्तों, कि प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व। तो इसमें जो सही उत्तर दोस्तों आपको चॉइस करना है क्वेश्चन नंबर 50 का जो अंतिम है, जिसका जो सही उत्तर दोस्तों है तीसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। तो दोस्तों ये कुल हमारे 50 क्वेश्चन हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए दोस्तों। तब तक के लिए अगले क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।